श्री महबूब उल हक साहब, चांसलर यूएसटीएम, प्रोफेसर जी.डी. शर्मा, वाइस चांसलर यूएसटीएम, प्रोफेसर एस.के. श्रीवास्तवा, वाइस चांसलर नीहू, श्रीमती पैट्रिसिया नदीम, एडिटर द शिलोंग टाइम्स, प्रोफेसर संजय देशमुख, फॉर्मर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इनवाइटेड गेस्ट और अभी आज जो डिग्री लेके बाहर निकल रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। मैं आज आने की स्थिति में नहीं था। मेरे घुटने में चोट है जिसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ है और बहुत तकलीफ में था। फिर भी मैं आपके जुलूस में भी चला, लेकिन आया मैं इसलिए कि मुझे कहीं भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बुलाया जाता है तो लगता है कि जैसे अपनी माँ की गोद में जा रहे हैं। मैं 2 साल का था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो मुझे मेरी माँ ने पाला। खुद मैंने खेती की और मेरा एक ही इरादा था कि मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है। जब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में चला गया तो यूनिवर्सिटी ने मेरी उंगली पकड़ ली। मैं 2 बार यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ, स्टूडेंट लीडर हो गया और जिस साल मैं छोड़ रहा था यूनिवर्सिटी, उसी साल मुझे बुला के चरण सिंह जी ने कहा कि बेटे तुम मेरी पार्टी संभालो, और मुझे 1 साल बाद एमएलए का टिकट दे दिया उस सीट से जो कभी जीतते नहीं थे, और इंशाल्लाह वो उस सीट से मैं जीत भी गया और फिर कोई वापसी नहीं थी। फिर सब अच्छा होता चला गया। तो मैं अपने अभी जब बिहार में, पहले मैं बिहार में गवर्नर था, मैंने बहुत धक्के खाए जितने सरकारी नौकरियों में लोग खाते हैं। बिहार से मैं गया उड़ीसा, उड़ीसा से मैं गया कश्मीर, कश्मीर से मैं गया गोवा, और अब यहाँ हूँ और अभी पता नहीं आखिर तक कहाँ जाऊंगा। लेकिन पटरी से उतर गया मैं, आई एम सॉरी। तो जो यूनिवर्सिटी में अभी जब बिहार में गवर्नर हुआ तो मुझे मेरी मदर यूनिवर्सिटी में टीचर्स, स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट ने बुलाया ऑनर करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एमएलए रहा हूं, एमपी रहा हूं, दोनों हाउस का, राज्यसभा का भी, लोकसभा का भी, केंद्र में मिनिस्टर रहा हूं और गवर्नर हूं। ये सारे ओहदे दे सकता हूं मैं अगर मुझे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बिताए गए मेरे 5 साल वापस आते हैं। ये जो दिन आप यहाँ बिताते हैं इनका कोई मुकाबला नहीं होता। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी और आप ये महसूस करेंगे यहाँ से जाने के बाद कि क्या दिन थे। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूं, पर इतना कह सकता हूं कि अभी तक मेरे पूरे करियर में भी मेरा मेरठ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होना ही मेरे काम आया। अभी तक मेरे करियर में मैं वहां जो मैंने बोलना चालना सीखा वही काम है। गांव से तो हम एक अनगढ़ झाड़ी की तरह आए थे। हमारे प्रोफेसर्स उस जमाने में वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स थे, उन्होंने हमको तराश के आदमी बनाया और वो आज हमारे काम आ रहे हैं। तो आपको इस यूनिवर्सिटी के लिए थैंकफुल होना चाहिए। कई चीजों के लिए नंबर 1, आपको हिंदुस्तान में कहीं बाहर जाने के बजाय यहीं बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिली और आपने अपने घर से उस एजुकेशन को हासिल किया। बेस्ट ऑफ सुविधाएं मिली, बेस्ट ऑफ कैंपस मिला, और ऐसा हॉल तो मैंने कहीं देखा नहीं है, मैं बहुत जगह गया हूँ। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और ईश्वर करे आप और आगे बढ़ें। मैं कोई लंबी तकरीर करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं 2-3 जरूरी चीजें जरूर बोलूंगा, और वो ये कि एजुकेशन इंसान को सबसे बड़ा एम्पावरमेंट इंसान का एजुकेशन करती है। ना रुपया करता है, ना ओहदा करता है, ना दौलत करती है, ना मकान करता है, ना दुकान करती है। लेकिन जिसके पास एजुकेशन है
वो जिंदगी में मार नहीं खाता है, बढ़ता चला जाता और पता नहीं कहां तक चला जाता है। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो साधारण जगहों से निकले और सिर्फ एजुकेशन की वजह से कहां कहां चले गए। मुझे तो एक ही चीज याद है, लीबिया का तानाशाह था गद्दाफी। अभी 5-6 साल पहले वो जो अरब कंट्रीज में विद्रोह हुए उसी में वो भी मारा गया। उसके मरने के बाद जो विद्रोही थे वो उसके ऑफिस में गए तो वहां उनको एक डायरी मिलती है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं देखता हूं कि लिटिल कॉन्डी यानी कोंडालीजा राइस, जो अमेरिका की विदेश मंत्री थी, दुबली पतली थी, अफ्रीकन मूल की थी, देखने भालने में साधारण से भी कम थी, लेकिन अपनी काबिलियत की वजह से अमेरिका की विदेश मंत्री थी। तो लिखता है कि जब लिटिल कॉन्डी अरब शेखों को धमकाती है तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो जो लिटिल कॉन्डी की जो पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एजुकेशन थी। तो एजुकेशन आदमी को, लिटिल कॉन्डी को इस लायक बना देती है कि वो अरब शेखों को धमकाए, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं। आप अरब शेख के सामने पैर पे पैर रख के नहीं बैठ सकते हैं। मैं देखता हूं अरब मुल्कों में जब हमारे यहाँ के लोग जाते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। तो खैर, कोंडालीजा राइस की ताकत उसकी एजुकेशन थी और इसी तरह अनेकों बात गिनाई जा सकती है। ये अपने जो प्रेसिडेंट थे अबुल कलाम आजाद साहब किस स्थिति से निकले थे और कहां तक पहुंचे, सिर्फ उनकी एजुकेशन की वजह से। तो ये आपकी दौलत है जिसको आप लेके जा रहे हैं, लेकिन यहां अंत मत करिए, जहां आप हैं इसको आगे बढ़ाइए। एक बहुत मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में टीचर्स तक भी, प्रोफेसर लोग भी जो डिग्री ले आए वहीं रुक जाते हैं, उसके आगे पढ़ते नहीं। पेपर्स नहीं लिखे जा रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च नहीं हो रही है और उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया में नोबेल प्राइज लेने वालों की तादाद, मैं लिख के हर चूरे भूल जाता, पूरी दुनिया में जो नोबेल प्राइज मिले हैं सारे तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए को 161 मिले हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके को 121 मिले हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले 110 मिले हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यूएसए को 100 मिले हैं और MIT यूएसए को 97 मिले हैं। और हिंदुस्तान को आज तक सिर्फ 10 मिले हैं, जिनमें 5 वो लोग हैं जो विदेश में जिन्होंने रिसर्च की थी और एक मदर टेरेसा है। यानी हमने 4 या 5 नोबेल प्राइज अभी तक हासिल किए हैं। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम पढ़ाई को एक जगह छोड़ देते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ाते नहीं, उसमें रिसर्च नहीं करते हैं, उसमें कोई ओरिजिनल राइटिंग नहीं करते हैं और नतीजा ये होता है कि हम मदर टेरेसा का ही जो वो है जिसको बोलिए नोबेल प्राइज, उसी को गिन के 10 बनते हैं वरना 9 ही होते हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आप में से बहुत लोग फैकल्टी बनेंगे, कहीं कहीं जाएंगे, पढ़ाई को मत छोड़ना, एजुकेशन को मत छोड़ना, रिसर्च को मत छोड़ना, लिखने को मत छोड़ना और यहां जो आपको बुनियाद पड़ी है इसको आगे बढ़ाना। दूसरा, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, पूरी दुनिया में तरक्की उन कौमों ने की है जिन्होंने एजुकेशन को तवज्जो दी है। इंग्लैंड जो एक जमाने में इतनी बड़ी ताकत थी कि उसके राज में सूरज नहीं ढलता था, उसके यहाँ जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रहा था तो पार्लियामेंट में बजट पेश होता है, उस बजट में हर मत में कटौती की गई, चूंकि देश के ऊपर खतरा था, खर्चे बहुत ज्यादा थे, लेकिन एजुकेशन की मद में एक ढेला कटौती नहीं हुई। नतीजा हुआ सारा ओपोजिशन खड़ा हो गया और ओपोजिशन ने कहा कि इसमें कटौती क्यों नहीं। तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, पुल टूटे हुए हैं, वो दोबारा बन जाएंगे,
बमबारी में फैक्ट्रियां तहस नहस हो गई, फिर तामीर कर लेंगे, घर दोबारा बन जाएंगे, लेकिन अगर एक जनरेशन तबाह हो गई तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। ये एटीट्यूड था उन लोगों का, और इसीलिए वो सारी दुनिया पे राज कर पाए और उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। हमारे लोगों का तो मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, और कई बार वो अखबार वाले उसको दूसरी तरह रख देते। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूं। आज तक भारत की पार्लियामेंट में एजुकेशन के बजट पे बहस नहीं हुई। बजट का एक कायदा है कि जिस दिन साइंस का बजट होगा तो 2 दिन साइंस पे बहस होगी, फिर पास होगा। एजुकेशन के बजट पे कभी बहस ही नहीं हुई, और आखिर में जब मैंने पूछा, मेरे पास सारा प्रोग्राम लिख के आया कि साहब कल कोई बहस नहीं है, कल सारे मदें पास करवा दें, उसमें एजुकेशन भी थी, और क्लब करके 5, 6, 7, 8 को एक साथ पास कर देते हैं, और उसको कहना गिलोटिन करना, यानी फांसी देना। वो सारी मदों को बिना बहस के पास करा देते हैं। तो एक भारत की पार्लियामेंट ने आज तक एजुकेशन को इतना सीरियसली भी नहीं लिया कि उसके बजट पे कभी बहस हो। दूसरे, आज तक वीपी सिंह के जमाने को छोड़ के पूरे बजट का 6% से ज्यादा हायर एजुकेशन पे खर्चा नहीं हुआ है। अब आप बताइए, अगर इतना ही खर्चा करोगे तो नोबेल प्राइज कहां से लाओगे? और इसके अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, इसमें एक फायदा ये है कि वहां के बड़े लोग पैसा देते हैं एजुकेशन में खर्चा करने के लिए। रॉकफेलर देता है, फोर्ड देता है, अभी माइक्रोसॉफ्ट वाला देता है। हमारे यहाँ के बड़े लोग कैसे हैं? हमारे यहाँ तो एक बड़ा आदमी जो देश का सबसे मालदार आदमी है, उसके 14 तल्ले का मकान है बम्बई में। एक तल्ले में कुत्ते रहते हैं, एक में उसकी कार की चाबियां रहती हैं, एक में उसके कंप्यूटर्स रहते हैं, यानी एक तल्ले पे रहता है, 13 तल्ले बेमतलब है। लेकिन एक ढेला एजुकेशन के लिए आज तक चैरिटी नहीं की है उसने। माइक्रोसॉफ्ट अपनी आमदनी और दौलत का ज्यादातर हिस्सा एजुकेशन के लिए देता है। लॉर्ड गिल्डोफ, जो म्यूजिक का बहुत बड़ा आदमी है, वो अपना सारा पैसा एजुकेशन के लिए चैरिटी करता है। लेकिन हमारे यहाँ के बड़े लोग कोई चैरिटी नहीं करते, खासतौर से एजुकेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं करते। मैं तो कई बार अपने दोस्तों से कहता हूँ कि ये इंसान भी नहीं है, ये सड़े हुए आलू की बोरी है, जिनके पास इतनी दौलत है और उसमें एक ढिला वो चैरिटी नहीं करते, ना जवानों के लिए, ना एजुकेशन के लिए, ना देश के डेवलपमेंट के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर से कोई पैसा आता नहीं है। सरकार के पास सीमित साधन है, वो 6% से ऊपर नहीं जाती है, तो नोबेल प्राइज कहाँ से मिलेगी? आप जहां भी जाएं, एक काम करिएगा, मुझे कई मामलों में जानकारी है कि जो अमेरिका में जाके हमारे लोग कामयाब हो गए, वो लोग अपनी कमाई यहाँ अपने अल्मा मैटर पे खर्चा करते हैं। कहीं कामयाब हो जाओ तो कुछ पैसा इस यूनिवर्सिटी के लिए भेज दें, इसकी तरक्की के लिए भेज दें। वो आपको समाज के लिए सबसे बड़ी देन होगी। या किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा देना, यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो इस देश में मुझे बहुत तकलीफ होती है, जब पाकिस्तान की सीमा पे तो रोज गोली चलती। मैं तो कश्मीर से आया, मैंने देखा है, हर तीसरे दिन फूल चढ़ाने जाना पड़ता था कैंट में। उनकी बॉडी जब आती है तो गांव में कलेक्टर भी आ जाएगा, एमपी भी आ जाएगा, मिनिस्टर भी आ जाएगा और सारी भीड़ आ जाएगी। लेकिन उसके 1 महीना बाद उसकी बेवा अपने बच्चे को लिए घर में रोती रहती है, उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं जाता है। मेरी रिश्तेदारियां हैं बहुत, झुंझुनू एक जिला है राजस्थान का, उस जिले के हर गांव में, गांव के बाहर उस गांव के शहीद की प्रतिमा लगी हुई होगी। और मैंने पिछले साल उसका एक सर्वे कराया तो ज्यादातर प्रतिमा वो हैं जो उन बेवाओं को जो मिला था सरकार से, उसी में से खर्चा करके बनाई गई।
ये हमारा समाज है, उसकी कोई पूछ नहीं है, कोई उसका पुरसा हाल नहीं है, ना बेवा का ना उसकी माँ का। मैं तो राजस्थान में लगभग 100 मीटिंग्स मैंने की होंगी 2 साल पहले वसुंधरा जी के साथ। मैंने सब जगह कहा कि जो भाग भाग के हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हो, ये तीर्थ की जगह है। तीर्थ की जगह झुंझुनू के गांव हैं जिनके दरवाजे पे शहीद खड़ा हुआ है। अगर जाना है तो इनके घरों में जाओ, इनकी बेवाओं से मिलो, इनकी माओं से मिलो, इनके बच्चों से मिलो, और जो चढ़ाना है वो हरिद्वार के पंडों के बजाय इन पे चढ़ाओ। लेकिन ये बहुत ही मैं ही नहीं कह रहा, इसको विवेकानंद जी ने भी कहा, रजनीश ने भी कहा, हम बहुत सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं। ये बात अपील नहीं करती है कहीं। तो मैं बहुत लंबा कर गया, लेकिन मैं बहुत तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूं कि यहाँ जो लोग कामयाब हो जाएं, आप तो हो ही जाएंगे, जो मुझे लगता है जैसी एजुकेशन आपकी हुई है, तो आप पीछे देखना, और जो पीछे छूट गए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज, आपके साथी, उनकी मदद जरूर करना। एक चीज और मैं कहूँगा जो मुझे बहुत तकलीफ देती है, और वो ये कि जब आप निकलते हैं तो आप आइडियलिज्म से भरे हुए होते हैं। जब आप डीएम एसएसपी हो जाते हैं, जब पहली पोस्टिंग होती है तो डीएम का हल्ला हो जाता है पूरे जिले में, बड़ा ईमानदार डीएम आया। लेकिन 2-4 साल के बाद वही बदल जाता है। फ्रांस का एक छात्र आंदोलन हुआ था 1968, उसका नेता था कौन, मैं उससे मिला हुआ हूं। उसने एक नारा दिया था, कहा था नारा कि सोसाइटी इज ए कार्निवोरस फ्लावर। जो यहाँ बायोलॉजी पढ़े हैं वो जानते होंगे कि ये एक फूल होता है, इस पे अगर कोई पतंगा आके बैठ जाता है तो ये बंद हो जाता है और उसको, पतंगे को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, यानी खा जाता है। इसी तरह हमारा समाज है। ये जो हमारा आइडियलिज्म है, इसको 2-3-4 साल में खत्म कर देता है। जो आइडियलिज्म के साथ IAS IPS जाता है, उसकी बीवी कहेगी पड़ोसी के यहाँ तो ये हो गया, रिश्तेदार कहेंगे मौका रोज रोज नहीं मिलता है, कुछ कर सकते हो तो कर लो। मैं जब कश्मीर गया तो मेरे भी 1-2 दोस्त पहुंच गए, उन्होंने कहा आपको पता ही नहीं कश्मीर में कितनी दौलत, कितना पैसा खाया जा रहा है। मैं कहा मुझे सब पता है, लेकिन मैं इनको जेल भेज के जाऊंगा, मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और मैंने आजकल वो देखा होगा रोशनी एक्ट, जिसकी रोज रिपोर्टिंग आ रही है, उसको मैंने ही रद्द किया। उसमें बड़े बड़े नेता जेल जाने वाले। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने आसपास के असर में बिल्कुल मत आइए, आइडियलिज्म के साथ सोसाइटी की सर्विस करिए। अगर आप ईमानदारी के साथ समाज की सर्विस करेंगे तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब होगा। बस मैं बहुत लंबा कर गया, मैं माफी चाहता हूं, और खास तौर से आपके चांसलर साहब से कि मेरे पैर में दिक्कत की वजह से मैं एक आध चीज़ों में हिस्सा नहीं ले पाया, और अब भी मुझे नौंगपेट जाना है, वहाँ हमारी एक रिव्यू मीटिंग है, तो शायद भोजन की भी माफ़ी मांगूंगा, नहीं खा पाऊंगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसा मैंने सुना था, मैंने आपकी यूनिवर्सिटी को वैसा ही पाया, और मेरी तरफ से आप सब डिग्री धारक मित्रों को बहुत बहुत बधाई। और कभी मुझे जब यहाँ के डिग्री वालों का पता चलेगा तो मैं मालूमात करूंगा कि आजकल वो क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।